हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर भारत में बिकने वाली इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय दवाइयाँ जो है 15 है जो एक तरीके से अमान्य घोषित कर दी गई हैं, या बोला गया है कि ये सारी दवाइयाँ अपने आप में हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, जो है भारत में बेची जा रही है 15 दवाएं हैं अनफिट। दवाइयाँ खुद यहाँ पर अनफिट हैं। आपको फिट करने के लिए दवाइयाँ दी जा रही हैं वो अपने आप में ही बेकार है, या तो उनमें मिलावट है या जो है उनमें जो भी केमिकल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो अपने आप में नुकसानदायक है। और ऐसी खबरें आप लगातार पढ़ते ही रहते होंगे कि जिसमें मिलावट के बारे में जारी की जाती हैं चीज़ें। तो ये 15 दवाइयाँ कौन कौन सी हैं और किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, इसके अलावा भारत में जो है दवाइयों से संबंधित रेगुलेशन, नियम कानून लागू करना, ये सारी चीज़ें कौन करता है, ये यहाँ पर जो है वन बाय वन हम यहाँ पर देखो लिखा है। हाल ही में हेल्थ एंड फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट तथा ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है कर्नाटक में बेची जा रही 15 दवाइयाँ और कॉस्मेटिक उत्पादों को क्या किया है, अनफिट फॉर ह्यूमन यूज़ बताया है। इसका मतलब ये है कि इंसानों को जो है इनको इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो भले ही न्यूज़ जो है कर्नाटक की हो, लेकिन वो दवाइयाँ आप मान के चलो कि पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में हर जगह बेची जा रही होंगी, जिनका इस्तेमाल इंसान किसी न किसी रूप में ले रहा होगा। अब ये मानकों पर खरे नहीं उतर। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो दवाइयों की एक स्टैंडर्ड सेट की गई है कि भाई ये दवाइयों में ये केमिकल्स इतने परसेंटेज होने चाहिए, और जो इसके इफेक्ट या साइड इफेक्ट या बात करें बेनिफिट जो है बॉडी पर प्रकार दिखने चाहिए वो नहीं देखे गए। इसके अलावा जो है जिसके बाद यहाँ पर क्या किया गया है, पब्लिक एडवाइजरी, कि भाई जनता को पता तो हो कि आप ये दवाइयाँ खा रहे हो, मत खाइए। देखो हमारे भारत में क्या है, एक तो कि जागरूकता की बहुत कमी है, लोगों को पता ही नहीं होता है। और आजकल लोग जो है ओवर द काउंटर दवाइयाँ ज़्यादा लेते हैं, खुद ही डॉक्टर बने रहते हैं कि अच्छा सर दर्द हो रहा है चलो दवाई लेकर के आते हैं। ऐसा करते करते कुछ समय बाद ऐसा होता है कि दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं, फिर डॉक्टर जो है उनको कोई ट्रीटमेंट बताते हैं वो भी अनफॉलो लोग करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर मुख्य बिंदु जो है, अब कौन कौन सी दवाइयाँ एक बार लिस्ट देख लेते हैं। तो कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन जो है विभिन्न कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे हैं जो कि अनफिट हैं। पैरासीटामोल 650 mg है, पोमोल जो है 650। इसके बारे में एक आर्टिकल मैंने पढ़ाया था कि क्या हो रहा था कि जो सरकार रेगुलेशन करती है प्राइजेस का, वो सरकार के अंडर में आता है कि 250 mg तक। 250 mg की अगर जो है दवा कोई बिक रही है तो उसको सस्ते दामों में बेचना पड़ेगा। सरकार ये प्राइसेस वगैरह कंट्रोल करती है। और डोलो जो है 250 अगर आप खाओ तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप देखेंगे जब भी आप कहीं पर जो है दवा लेने जाते हो, चाहे जो है केमिस्ट पर जाएं या डॉक्टर्स के पास, वो हमेशा 650 mg ही सजेस्ट क्यों करते हैं, इसलिए क्योंकि 650 mg की दवा जो है सरकार के जो है रेगुलेशन में, प्राइसिंग अथॉरिटी जो हमारी है उसके अंडर नहीं आता है, तो ये महंगे दामों में बेच सकते हैं। जबकि हम बात करें तो उतना ही काम करती है 250 mg जितना कि 650 mg काम करती है। तो ये भी यहाँ पे गड़बड़ है। इसके अलावा देखो एक मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया था जो है इकोलाई बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके जो है प्लास्टिक से जो है क्या बनाया जाने वाला है, पैरासीटामोल बनाया। थोड़ा कनेक्टिविटी बढ़ा रही हूँ, तब कनेक्ट करते जा रही हूँ। अब जो है मीटू Q7 सिरप यहाँ पर ये भी गड़बड़ है। पेंटोकोट DSR जो है ये भी यहाँ पर खराब है। सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन जो है 0.9% के ये भी यहाँ पर जो है अनफिट पाए गए हैं। गिलमिज -2 जो है डायबिटीज़ के जो इस्तेमाल होता है ये भी पाया गया है। डायबिटीज़ के बारे में अगर बात करते हो तो आपने पढ़ा होगा जो है डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 के बारे में पढ़ा होगा। कुछ समय पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें बुलाया था कि जो पतंजलि शहद प्रोवाइड करता है कि 100% ऑर्गेनिक है, और उसमें सामने निकल कर के आए कि भाई वो शहद नहीं है, चीनी से बना हुआ। मतलब जो लोग पतंजलि पर भरोसा करके खासकर डायबिटिक पेशेंट इस्तेमाल कर रहे थे कि चीनी नहीं खानी है तो पतंजलि का शहद इस्तेमाल करते हैं, वो चीनी ही कंज्यूम कर रहे थे। और डायबिटिक जो है टाइप 1 टाइप 2 में आपने देखा ही होगा, एक में होता है कि इंसुलिन बॉडी में बनता ही नहीं है और एक में बनता है इंसुलिन, लेकिन जो है इस प्रकार से बनता है कि शरीर जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो जिस टाइप में जो है इंसुलिन नहीं बन पाता है बॉडी में, इसलिए आपको जो है इंजेक्शन लेना पड़ता है। अब बात करते हैं आयरन जो है सक्रोज इंजेक्शन इरोगेन के लिए, ये सारे जो है अनफिट पाए गए हैं। कुछ दवाइयाँ जो है एसेंशियल ड्रग्स की सूची में आती हैं जिनका आमतौर पर बढ़े। अब बात करते हैं पैरासीटामोल के बारे में, तो ये एसेंशियल हो गई। हर दूसरा तीसरा इवन जो है अगर आप घर में किसी के भी जाएंगे, कुछ मिले ना मिले, एक सर दर्द की टैबलेट मिल जाएगी आपको, एक पैरासीटामोल कन्फर्म मिलेगी।
तो ये दवाइयाँ हैं जो कि हर जगह होती हैं, तो ये सारी यहाँ पर पाई गई हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इशू क्या है। तो ड्रग्स रेगुलेशन सिस्टम की कमजोरियां हैं। हमें जानकारी कब मिलती है? जब दवाइयाँ धड़ल्ले से मार्केट में बिक रही होती हैं, लोग उनका कंजम्पशन कर रहे होते हैं। जबकि अगर रेगुलेशन अथॉरिटी बनाई गई है, जांच एजेंसियां बनाई गई है कि ड्रग्स को मार्केट में उतारने से पहले टेस्टिंग होती है, सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए होते हैं उन सबके बारे में जानकारी लेनी होती है, तो उस समय कैसे नहीं हो पाता है? उस समय क्यों नहीं हो पाता है कि लोगों को पता रहे कि ये जो मार्केट में बिक रहा है सच में कैसा है? तो क्या लिखा है? भारत में दवाइयों का नियमन जो है ड्रग्स एंड जो है कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल्स जो है 1945 के तहत किया जाता है, जो कि कमजोर है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है CDSCO जो हमारा है, केंद्र सरकार के प्रमुख एजेंसी है और राज्य सरकारों के अधीन स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ ये काम करते हैं। विभिन्न राज्यों में ये निगरानी करते हैं, कर्मचारियों की संख्या, प्रयोगशाला पर्याप्त, ये सब कुछ देखते हैं, लेकिन ये देख नहीं पा रहे कि दवाइयाँ कितनी गड़बड़ है। एक आर्टिकल और भी पढ़ा था जिसमें था कि विटामिन में जो है विटामिन की कमी है। आप विटामिन जो है जो विटामिन डी खा रहे हो, मान लो विटामिन बी खा रहे हो, और पता चल रहा है कि आप अपनी जो है विटामिन के डिफिशियंसी को कम करने के लिए विटामिन ले रहे हो, लेकिन विटामिन में जो खुद ही डिफिशियंसी है, विटामिन में जो है 10% विटामिन है, 90% पता नहीं क्या है, और आप उसको खाए जा रहे हैं। इसलिए जो है आजकल के कुछ भी इस्तेमाल का प्रोडक्ट फायदा ही नहीं होता, क्योंकि वो 100% प्योर नहीं होते हैं। अब मानकीकरण और गुणवत्ता के बारे में बात करते हैं तो हर बैच की जाँच होती ही नहीं है। यहाँ पर एक बैच जांच किया और मार्केट में दवाइयां उतार दी, और उस बैच की जांच कंपनी ने 500 बैच और जो है बना के बेच दी और उनकी जांच हुई नहीं। तो हर बैच की जांच नहीं हो रही है। कई छोटे और मझोले जो है निर्माता गुणवत्ता जांच को दरकिनार। अब आप देखोगे तो हर छोटे छोटे स्तर पर दवाइयाँ कोई भी बना रहा है। मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि पता नहीं कौन बना रहा है, किसी को पता नहीं, लेकिन सब इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि जब डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या बोलता है कि ये भी दवा है 200 रुपये की है, ये दवा 100 रुपये की है, सेम कंपोजिशन है। क्योंकि ये 200 रुपये की इसलिए है क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स अच्छे इस्तेमाल किया गया है, सर्टिफाइड है, बैच को चेक किया गया है, इसलिए वो महंगी है। जो 100 रुपये की बिक रही है वो किसने बनाई है, कब बनाई है, कैसे बनाई, किसी को नहीं पता। लेकिन आप मान के चलो भारतीय मानवों की, जो भारतीयों की प्रवृत्ति है, वो बोलेंगे 100 रुपये वाला दे दो। जब सेमी कंपोजिशन है तो क्या फर्क पड़ता है, दे दो ये वाला। ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही होती हैं। तो उपभोक्ता स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जीवन रक्षक दवाओं में अशुद्धियाँ तो जीवन की रक्षा के लिए बनाई गई है, वो अपने आप में जो है प्योर नहीं है। दवा से होने वाले जो एडवर्स रिएक्शन है और जो है रेजिस्टेंस के मामले बढ़ते जाए। ड्रग रेजिस्टेंस का आपने जो है पढ़ा होगा, जो है दवा की प्रतिरोधकता, दवा प्रतिरोधकता या जो पेन किलर्स के खिलाफ जो हमारी बॉडी में जो प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है कि चलिए दवाइयाँ खाए जा रहे हैं, काम नहीं कर रहे, वो इसीलिए भी होता है क्योंकि आप ओवर द काउंटर दवा लेते हो। आप सर दर्द की दवा लेकर के आ रहे थे, मान लो जो है 50 mg की, लंबे समय तक आपने 50 mg की दवा खाई, कुछ समय बाद जो है वो दवा काम करना बंद कर देती है, आपको 150 शिफ्ट करना पड़ता है, फिर 250 पे, 300 पे। ऐसे करते करते क्या होता है, एक समय आता है कि मार्केट की सारी दवाइयाँ जो है आपका इलाज करने में जो है असमर्थ हो जाती हैं। उसको हम बोलते हैं कि भाई अब रेजिस्टेंस आ गया है, आपकी जो भी बैक्टीरिया वायरस है वो मजबूत है, अब दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। तो भारत जैसे देश में जहाँ स्वास्थ्य सेवाएँ पहले से ही चुनौतीपूर्ण है, वहाँ पर ये समस्या अगर और बढ़ेगी तो अपने आप में खतरा है। वैश्विक प्रतिष्ठान बात करते हैं, भारत जो है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। हाल के वर्षों में जो है गाम्बिया, उज़्बेकिस्तान, मार्शल आइलैंड में जो है भारतीय दवाइयों के कारण जो है बहुत सारी मौतें हुई, इससे जो है भारत की छवि खराब हुई है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और संबंधित प्रमुख संस्थान। तो हमने देखा आपने ऑलरेडी जो है CDSCO जो है दवाओं की मांग, मंजूरी और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए काम करता है। नप्पा जो है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है। नप्पा के बाद जो है आप जो है नेशनल स्टेट पर देखेंगे, स्टेट स्तर पर भी देखेंगे, तो दवा की कीमतों पर जो है नियंत्रण करता है। DGCI के बारे में बात करते हैं, लाइसेंस और मानक निर्धारण और परीक्षण किया जाता है। ICMR आपने पढ़ ही रखा होगा, फिर चिकित्सा अनुसंधान के लिए फेमस है। FSSAI के बारे में पढ़ा होगा, खाद्य सुरक्षा, कॉस्मेटिक्स वगैरह की निगरानी करना कि इंग्रेडिएंट सही है कि सही है, जो एडवर्टाइजमेंट किया गया है वो सही है कि नहीं, गलत वगैरह तो नहीं है, ये सब देखी आती है। PVPI के बारे में बात करते हैं तो दवाओं के साइड इफेक्ट्स पर निगरानी यहाँ पर करी जाती है। CDSCO के बारे में बात करते हैं तो ऑलरेडी अगर देखें तो न्यू ड्रग्स का जो है अप्रूवल देना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराना, लाइसेंस वगैरह देना। इसके अलावा जो है बात करते हैं तो बैन करना, जो भी दवाइयाँ अपने आप में जो है एक तरीके से पास नहीं कर पा रही क्वालिटी चेक को, ये सारी चीज़ें जो है कौन करता है,
ऐसे सीईओ के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं कि अगर ये समस्या बढ़ती ही जा रही है तो हमें कैसे मैनेज करना है। पहली बात तो भाई नियामक ढांचा, जो रेगुलेशन अथॉरिटी उनको आप मजबूत करिए कि जितने भी बैचेस रिलीज हो रहे हैं सबकी जानकारी इकट्ठा की जाए। तकनीकी का प्रयोग करना, अगर आप मैनुअली चीज़ों को जांच नहीं कर पा रहे तो ऐसी कोई तकनीकी लेकर के आइए जहाँ पर जो है आप हर समस्या को जो है यहाँ पर ढूंढ पाएँ। फार्मा कंपनियां जहाँ छोटी कंपनी चाहे बड़ी कंपनी, अगर उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक रहे हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सारी की जो है यहाँ पर जानकारी हो। देखो लिखा है WHO डैश जो है GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को लागू करना चाहिए। ये जो है दवाइयों से संबंधित है। उपभोक्ता जागरूकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि होता ये है कि लोगों को जो है पता ही नहीं होता है कि कौन सी दवाइयाँ खानी है कौन सी नहीं खानी। इतना पढ़ाने के बावजूद भी अगर आपका सर दर्द करेगा तो अभी जाकर के जो है ओवर द काउंटर दवाई लेकर के खा लोगे, ये फिक्स है। तो जागरूकता की कमी नहीं है, जागरूकता हम फैला रहे हैं लेकिन जागरूक लोग होना नहीं चाहते हैं। भारतीय दवा उद्योग की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करते हैं तो बढ़िया काम करिए भाई, एक्सपोर्टर है, मेडिकल टूरिज्म के रूप में जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन फिर भी हालत देखो। भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक है। वॉल्यूम के मामले में 14% वैश्विक जो है 14% जो है वैश्विक जेनेरिक दवाइयाँ भारत से आती हैं। यहाँ पर बात करें भारत में लगभग जो है 10,000 फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिसमें से कई SMEs भी है। ठीक है, भारत की वो जो है फार्मा इंडस्ट्री के बारे में बात करें 2024 के बारे में बात करें तो 65 बिलियन प्लस लक्ष्य 2047 तक हमारा कि हम $450 बिलियन यहाँ पर करना चाहते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज को जो भी हमारी हैं। अब हाल के वर्षों में जो आपको बताया था मैंने, गाम्बिया, उज्बेकिस्तान जो है, मार्शल आइलैंड, यहाँ पर हुआ कई जगहों पर जो है बच्चे वगैरह हैं, देखो यहाँ पर 70 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। और जो है मैरियन बायोटेक की दवा से 18 बच्चों की मौत हो गई। सभी निर्माणकर्ता भारतीय थे। इससे हुआ कि हमारी साख खराब हुई, भारत की इमेज खराब होगी। भाई भारतीय दवाइयाँ खाए से तो लोगों की मौत हो रही है। तो ये सारी चीज़ें होंगी अगर, तो जो हमारा लक्ष्य है कि भाई 2047 तक हम जो $250 बिलियन करेंगे, कैसे $450 बिलियन वो कैसे हो पाएगा। अब नकली दवाओं की चुनौती क्या है, तो नकली दवाइयाँ कैसे मिल रही हैं। तो WHO अनुसार जो है दक्षिण एशिया में 10% दवाएं नकली हो सकती हैं। नकली दवाइयाँ भारत में जो है सालाना 25,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती हैं। WHO ने जो है इसे साइलेंट एपिडेमिक माना है कि भाई साइलेंटली लोगों को ये मारता जा रहा है और किसी को इसकी जानकारी भी नहीं है। तो ये छोटा सा आर्टिकल था जिसमें हमने पढ़ा कि नकली दवाइयाँ जो है कैसे मार्केट में सर्कुलेट हो रही और भारत में हो रही हैं, और भारत की दवाइयाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्कुलेट हो रही है जो कि हमारी जो है छवि को खराब कर रही है। समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न हमारा यहाँ पर, एक शब्द इस्तेमाल किया था मैंने, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो है WHO द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसका मतलब क्या है। तो केवल दवाइयों की कीमतों पर नियंत्रण करना या फिर फार्मा कंपनियों के लाभ को बढ़ावा देना, दवाइयों के निर्माण प्रक्रिया की गुणवत्ता सुनिश्चित करना या डॉक्टरों को जो है दवा सैंपल देना, ये सारा जो है विकल्प हमारे हैं। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना ताकि जितने भी इस प्रकार के वीडियो हैं वो सारे आपको समय पर मिलते हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।